दोस्तों क्या आपने भी यही सोचा है कि अप्रैल का मंथ अभी चल रहा है, अभी तो पूरा साल बाकी है, मैं पूरे साल आराम से 10 स्टैंडर्ड की पढ़ाई क्या करूंगा और या फिर करूंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं ये चीज बताने वाला है, एक तरह का रियलिटी चेक देने वाला है कि अगर अप्रैल वेस्ट कर लिया तो समझ लो 10th बर्बाद होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो एक चीज मैं यहां पे कहता हूं, अप्रैल का मंथ जो होता है एक ऐसा मंथ होता है जो कहीं ना कहीं आपके 10th स्टैंडर्ड का जो मोमेंटम है वो क्रिएट करना शुरू होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो जैसे ही मई का महीना आ जाएगा, पूरी पूरी गर्मी हो जाएगी, वहां पे पढ़ाई बहुत कम होती है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा तेज होती है। फिर वहीं जून जुलाई का मंथ आएगा, स्कूल चालू हो जाएंगे और फिर आपके यूनिट टेस्ट की एग्जामिनेशन शुरू हो जाती है और फिर हमें एक रियलाइजेशन होता है कि भाई यूनिट टेस्ट आ गया, अभी मुझे मैथ्स से स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स तो आते ही नहीं है। और फिर वहीं से आपका जो बैकलॉग है वो क्रिएट होना क्या शुरू हो जाता है। दोस्तों समझ में आ गया? और यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो बैकलॉग का जो वायरस है ये सबसे खतरनाक वायरस है और ये अभी से अगर आपने हटाना नहीं शुरू किया तो ये कहीं ना कहीं पूरा दिमाग खाता जाएगा और आपका 10th स्टैंडर्ड पूरा बर्बाद करता जाएगा। अब इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इन सारी चीजों को समझता। देखो अब एक तरह का कंपैरिजन समझाता हूं, 9th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक। अब जो 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस था वही 10th स्टैंडर्ड का भी सिलेबस है। 9th स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में 10th का सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट भी नहीं है, हाँ पर सिस्टमैटिक है। अगर अभी से आप चैप्टर्स नहीं क्रिएट कर लेते हो, अभी से आप फाउंडेशन नहीं क्लियर कर लेते हो, जो बेसिक वाला पार्ट है अगर वो नहीं कंप्लीट करते हो, तो आपको मैं 100% ये लिख के दे सकता हूं कि आपका बैकलॉग क्रिएट होगा और बैकलॉग इतना बढ़ जाएगा कि आगे चलकर आपको रोना आएगा कि मेरा तो अभी तो कुछ पढ़ के ही नहीं हुआ है और जो एग्जामिनेशन है वो सर पर है। अब मैं करूं तो करूं क्या? तो दोस्तों यही चीज मैं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करो, डेली टारगेट फिक्स करो कि मुझे आज इतना पढ़ना है, आज मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा। और इस तरीके से आपके जो छोटे छोटे टारगेट्स है उनको फुलफिल करना शुरू करो। जैसे ही आप फुलफिल करना शुरू करोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, एक मोटिवेशन भी आएगा और अपनी चीजों को बहुत आराम से और बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहली चीज बैकलॉग को आपको हटाना खत्म करना है। फिर दूसरा अगर मैं बात करूं फाउंडेशन, अब यहां पे अगर मैं बात करूं आपके फाउंडेशन बहुत सारी चीजों के लेकर मैं कहूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपकी सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं साइंस को लेकर जो बेसिक वाला पार्ट है। अब यहां पे आपको एक रियलाइजेशन रखना पड़ेगा कि साइंस के ऐसे कौन से 9th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स है जो मुझे 10th में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, तो उसको एक बार रिवाइज कर लो। फिर मैथ की अगर मैं बात करूं, मैथमेटिक्स की बात कर लेता हूं। अब मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं अलजेब्रा और ज्योमेट्री के, तो ऐसे कौन से बेसिक्स है जो 9th के मुझे 10th में यूज होने वाले हैं, उनको क्लियर आउट कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं सोशल स्टडीज की, अब सोशल स्टडीज में मुझे क्या क्या चीजें जरूरत पड़ने वाली है, ज्योग्राफी में मुझे क्या चीजें समझ के रखनी है, हिस्ट्री में मुझे क्या चीजें समझ के रखनी है जो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रूटफुल या फिर यूजफुल होने वाला है, ये समझ के रख लो। और फिर आखिरी आ जाता है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस की कौन सी चीजें मुझे आनी चाहिए, ग्रामर वाला कौन सा पार्ट आना चाहिए, राइटिंग स्किल का कौन सा पार्ट मुझे पता रहना चाहिए, तब जाके मैं अपने 10th स्टैंडर्ड में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा। इन चीजों पे आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। समझ में आ गया? अब ये जितने भी टॉपिक्स है, ये जितने भी चीजें सब्जेक्ट हैं इन पर्टिकुलर चीजों में, ठीक है, आपको उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, उनके कंसेप्ट को समझ के रख लेना है, तभी आपके एग्जामिनेशन की जो नहीं होगी वो पार होगी, वरना दिक्कत बहुत आएगी मेरे दोस्त। समझ में आ गया? ये पार्ट क्लियर हो गया। फिर अगला अगर मैं बात करूं आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो एक चीज मैं यहां पे बहुत ही क्लियरली बोलता हूं, आपको 3 चीजों पे ध्यान रखना है। क्या 3 चीजों पे ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं आपके टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र स्टेट बुक की बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है वो आपकी किंग है सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं नोट्स मेकिंग, आपको नोट्स यहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना है। और तीसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है वो क्या होती है, आपकी कंसिस्टेंसी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज आपको ध्यान में रखनी है और ये 3 चीजें ही आपकी स्ट्रैटेजी क्या बनाने वाली है। देखो सबसे पहली चीज कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। आप एक दिन 10 घंटे पढ़ लोगे, एक दिन 24 घंटे पढ़ लोगे, लेकिन आगे आने वाले 3 हफ्ते नहीं पढ़ोगे तो वो चलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अभी 2 घंटे पढ़ रहे हो, कल भी 2 घंटे पढ़ रहे हो, तीसरे दिन भी 2 घंटे, चौथे दिन भी 2 घंटे, और ऐसे तरीके के लगातार ये सीरीज फॉलो करते जा रहे हो, तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, वो ज्यादा फ्रूटफुल होता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो बोर्ड्स के लिए हो करो, चाहे या फिर हमारे यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए करो, कोई भी चीज कर रहे हो, कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी बन जाती है। तो दूसरी चीज जो आती है नोट्स आता है, नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है।
आप देखो कहीं पे अलग अलग जगह जाओगे, आप यूट्यूब पे कोई लेक्चर्स देख रहे हो, आप किसी के एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हो, कहीं स्कूल में जा रहे हो, कहीं कोचिंग क्लासेस में जा रहे हो, यहाँ पे हर तरीके से आपको, हर जगह से आपको अलग अलग नोट्स मिलेंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जितने भी नोट्स मिल रहे हैं, जो भी नोट्स मिल रहे हैं, वो सारी चीजों को रेफर करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मत रेफर करो, बट उसको रेफर करने के बाद अब देखो कि कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर अपना जो नोट्स बना रहे हो उस नोट्स में वो सारी चीजें आप क्या करो, इंक्लूड करते रहो। समझ में आ गया? अगर नहीं करोगे तो चीज आपकी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर अगला अगर मैं बात करूं, देखो महाराष्ट्र में बोर्ड में अगर बात करूं, कई सारे टेक्स्ट बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है, कई सारे पब्लिकेशन की बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, कई सारे डाइजेस्ट मिल जाएंगे, रिलायबल मिल जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज आपको मिल जाएंगी। स्टडी मटेरियल भरपूर भरा पड़ा हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड में। लेकिन यहां पे आपका जो सबसे पहला प्रेफरेंस, सबसे पहली जो प्रायोरिटी देनी है आपको, टेक्स्ट बुक पे देनी है, ठीक है। किसको देनी है? टेक्स्ट बुक को प्रायोरिटी देनी है, और टेक्स्ट बुक ही आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टेक्स्ट बुक अगर नहीं ध्यान रखोगे, टेक्स्ट बुक की चीजें अगर नहीं करोगे, तो मैं आपको कह रहा हूं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पछताओगे और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। समझ आ गया? और अगर यही चीज अगर आपने फॉलो करते गए, चीजों को अगर आपने कवर करते गया, तो मैं कह रहा हूं आपका जब बोर्ड एग्जाम आएगा, जब आपके प्रीलिम्स आएंगे, तो आप बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होगे, बहुत ज्यादा चिल रहोगे। आप बोलेंगे भाई बस बढ़िया, एप्ले से पढ़ना शुरू किया तो मेरे को ये फायदा हो गया, मेरी यही चीजें क्या कंप्लीट हो गई। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी। होप तो यहाँ पे पूरी की पूरी चीज आपको क्लियर होगी। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। मिलता हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।